हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अब उन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर है। जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो उसकी सबकी पोजीशन क्या है? करेक्ट पोजीशन है। अगर उन अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाए, अगर उन अमाइनो एसिड अपनी जगह रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई और अमाइनो एसिड आ जाए, तो वहां पर वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो इसी लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जरूरत, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो इसीलिए अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस इसीलिए ज़रूरी है, मतलब कि उस प्रोटीन को प्रॉपर काम करने के लिए। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है? करेक्ट है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस सही है। अगर कोई भी अमाइनो एसिड अपनी जगह को चेंज कर दे, अपनी जगह से कहीं और किसी और जगह पर चला जाए उस प्रोटीन के अंदर, या हो सकता है वो अमाइनो एसिड मिस हो जाए, रिमूव हो जाए, या हो सकता है एक एक्स्ट्रा कोई अमाइनो एसिड आ जाए, तो जिसकी वजह से वो अपना अमाइनो एसिड जो होंगे उसकी अंदर क्या हो जाएगा? अब उसके अंदर प्रोटीन के अंदर चेंज आ जाएगा। तो प्रोटीन के अंदर जब चेंज आएगा तो प्रोटीन जो होगा वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोटीन है, कोई भी हमारे पास एक प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल इस प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड जो होगा उसके अमाइनो एसिड में आएगा ए आएगा पहले, फिर उस अमाइनो एसिड के अंदर बी आएगा पहले, समझ लो। उसके बाद इसके अंदर डी आएगा पहले, और उसके बाद इसके अंदर आप समझ लें कि सी आएगा। देन उसके बाद इस अमाइनो एसिड के अंदर क्या आएगा? ई। अब ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला अमाइनो एसिड जो सी वाला अमाइनो एसिड है ये रिप्लेस होकर यहां पर आ जाए और ये वाला रिप्लेस होकर यहां चला जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर अमाइनो एसिड कौन सा आ जाए? सी, और यहां पर कौन सा चला जाए? बी। अब ये प्रोटीन काम नहीं करेगा क्योंकि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है इसका करेक्ट पोजीशन के अंदर करेक्ट होना लाजमी है। अगर इस प्रोटीन की चेन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर मौजूद है तो ये प्रोटीन काम कर रहा है। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो प्रोटीन काम नहीं करेगा। तो यहां पर ये लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। क्यों जरूरी है भाई अमाइनो एसिड की सीक्वेंस? क्यों जरूरी है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन को प्रॉपर काम करने के लिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस में होना लाजमी है। अगर इन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ज्यादा हो जाए, अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल यहां पर एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड आ जाए, तो भी ये प्रोटीन काम नहीं करेगा। हो सकता है यहां पर एक अमाइनो एसिड यहां पर ये रिमूव हो जाए, ई अमाइनो एसिड ना आए, तो भी ये प्रोटीन काम नहीं करेगा। हो सकता है इस अमाइनो एसिड की पोजीशन जो यहां पर हमने कहा बी की जगह पर सी आ जाए, सी की जगह पर बी चला जाए, तो भी अमाइनो एसिड काम नहीं करेंगे। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो मस्ट है। अगर उस सीक्वेंस के अंदर डिस्टर्ब आ जाए तो प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अब यहां पर इसकी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी सीक्वेंस को कौन डिटरमाइन करता है? उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जो इसको अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को क्या करते हैं? उसको डिटरमाइन करते हैं। कहाँ? यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए डीएनए। कि डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा अमाइनो एसिड बाद में आएगा, कौन सा अमाइनो एसिड बीच में आएगा। ठीक है। अब ये डिटरमाइन कौन कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड। किसमें मौजूद होते हैं? डीएनए। डीएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। किसका टाइप है? एक न्यूक्लिक एसिड बड़ा यूनिट है, और ये डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इन छोटे यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये न्यूक्लियोटाइड है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड है, समझ लें यहां पर। अब ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए यहां से मैसेज भेजता है कि प्रोटीन जो बनाना है उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 अमाइनो एसिड चाहिए, और उनकी सीक्वेंस जो है वो किस तरह होगी वो ये डीएनए बताएगा। इस डीएनए से एक छोटा सा पीस निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा? एमआरएनए की फॉर्म में निकलेगा। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में डीएनए से एक छोटा सा आरएनए निकलेगा जो मैसेज लेके जाएगा। अब ये समझ लें ये हमारे पास एक एमआरएनए आ गया है।
अब इस mRNA के अंदर ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आपको मिल रही है, ये ऊपर लिखे, ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, ये अमीनो एसिड के कुछ कोड लिखे हुए हैं। अब अमीनो एसिड जो भी आएगा इन कोड के हिसाब से आएगा कि भाई इसका ये कोड वाला, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, इसके हिसाब से अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल ये अमीनो एसिड जो कैप्चर करेगा वो ए को करेगा, ये सी को लेगा, ये बी अमीनो एसिड को लेगा, ये डी अमीनो एसिड को लेगा। अब ये सीक्वेंस है। अब इसीलिए फॉर एग्जांपल जो साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड पड़े होंगे, पहले अमीनो एसिड ए आएगा इसके ऊपर, फिर बी, फिर सी आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा। अब ये किसने डिटरमाइन किया था कि अमीनो एसिड ए आएगा, सी आएगा, बी आएगा, डी आएगा? पहले वो डिटरमाइन किसने किया था? डीएनए। डीएनए ने एमआरएनए की फॉर्म में मैसेज भेजा था। किसको? ये एमआरएनए जाता है इस राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं सेल के अंदर। क्या बनाती हैं? फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये काम क्या करती हैं? प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये एमआरएनए आता है, इस राइबोसोम के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी मदद से यहाँ से ये क्या बनेगा? ये अमीनो एसिड जो है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े हुए, ये क्या हो जाएंगे? ये आपस में जुड़ते जाएंगे। इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी और ये प्रोटीन बनकर यहाँ से साइड में हो जाएगा। अब ये जो प्रोटीन बना है सीक्वेंस में आया, फॉर एग्जांपल अब अमीनो एसिड आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, ये डी। इस अमीनो एसिड की सीक्वेंस किसने डिटरमाइन की थी? डीएनए ने डिटरमाइन की थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस डिटरमाइन की जाती है वो कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए के अंदर से क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो उसको क्या करते हैं? डिटरमाइन करने का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर इन अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी के अंदर वो प्रोटीन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ फेडरल बोर्ड के अंदर, सक्कल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या आ जाता है? म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन किसको कहते हैं? हमारे पास म्यूटेशन किसको कहते हैं? म्यूटेशन हमारे पास किसी भी जीन के अंदर या डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। म्यूटेशन का मतलब है कि कोई चेंज आ जाए, उस जीन के अंदर क्या हो जाए? चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक छोटा सा पीस था न्यूक्लियोटाइड का, फॉर एग्जांपल ये आगे जाकर प्रोटीन बनाना था। अब इसके अंदर कोई चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गई। हो सकता है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाए कि यहाँ पर डी आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? समझ लें यहाँ पर बी आ जाए। अब देखिए ये चेंज आया। पहले नॉर्मल क्या था कि नॉर्मल यहाँ पर, पहले यहाँ पर नॉर्मल बी था और यहाँ पर क्या था? डी था। लेकिन अब ये क्या हो गया? ये जगह चेंज हो गई। अब यहाँ पर ये जो चेंज आया है इसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास सक्कल सेल एनीमिया जो डिजीज है ये भी क्या हो, किस वजह से होती है? ये म्यूटेशन की वजह से होती है। कौन सी म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। काज लिखा हुआ है, किस वजह से होती है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। पहले हम समझते हैं सक्कल सेल एनीमिया है क्या। हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल रेड ब्लड सेल वैसे तो नॉर्मल या तो हमारे पास बाइकॉनकेव शेप होते हैं या हमारे पास इस तरह के होते हैं। इस तरह की शेप को हम कहते हैं डिस्क शेप का नाम देते हैं। ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल हैं। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर इजीली फ्लो कर लेते हैं, मतलब कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो इजीली आगे मूव करवा देती हैं इनको। लेकिन इस सक्कल सेल एनीमिया डिजीज के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल अपनी शेप को चेंज कर देते हैं और इस तरह से कुछ शेप बना लेते हैं। अब ये आरबीसीज की पहले नॉर्मल शेप इस तरह होती है, अगर ये डिजीज हो जाए उसके बाद रेड ब्लड सेल की शक्ल किस तरह हो जाएगी? इस तरह हो जाएगी। और इसको हम नाम देते हैं क्रिसेंट शेप का नाम देते हैं। क्रिसेंट शेप का नाम देते हैं। यहां पर हमने लिखा डेफिनेशन, सक्कल सेल एनीमिया एक किस्म का ब्लड डिसऑर्डर है इन विच बॉडी मैक्स क्रिसेंट मून आर सिकल शेप रेड ब्लड सेल। सिकल शेप मतलब इसको कहते हैं, या इसको हम क्रिसेंट मून शेप का भी नाम देते हैं। तो इस तरह की अगर शेप बन जाए तो उस डिजीज को हम नाम क्या देंगे? सक्कल सेल एनीमिया। अगर इस तरह के रेड ब्लड सेल अपनी शक्ल को चेंज करके नॉर्मल से क्रिसेंट शेप के अंदर आ जाएं, क्रिसेंट मून शेप के अंदर आ जाएं या सिकल शेप के अंदर आ जाएं, तो इस डिजीज का नाम हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल हम किसको कहते हैं? शेप की वजह से, सेल की शेप जो होती है सिकल हो जाती है, इसीलिए उसको हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया का नाम दे रहे होते हैं। अब देखिए हमारे पास इस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन की वजह से ही क्या नजर आ रहा है? ये हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में HB कहते हैं। हेमोग्लोबिन की वजह से ये रेड ब्लड सेल रेड कलर के नजर आ रहे होते हैं और ये हेमोग्लोबिन क्या काम करता है?
ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल जब ये डिजीज हो जाएगी तो उसके बाद इस तरह के हो जाते हैं। इस तरह के होने के बाद ये आगे क्या करते हैं, हमारी जो ये ब्लड वेसल्स हैं, समझ लें ये हमारी ब्लड के पाइप्स हैं, उनके अंदर ये जो रेड ब्लड सेल होंगे, ये वाले जो कर्सन शेप के, ये जाकर आगे क्या हो जाते हैं, स्टिकी है। स्टिकी का मतलब ये कहीं जाकर ब्लड वेसल के अंदर चिपक जाते हैं या ये आगे मूव नहीं होते हैं। ये आगे मूव नहीं होते क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो आगे नहीं हो पाता है। तो ब्लड का फ्लो आगे नहीं होगा तो फिर वहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर पेन भी फील हो रहा है। समटाइम क्या होता है, प्रेशर की वजह से ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने से क्या होगा कि आगे ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिक कंडीशन का नाम देते हैं। एनीमिक कंडीशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलना। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीजन कैरी हो ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो जाती है। इस डिजीज के होने के बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर थकावट होती है, विजन इम्पेयरमेंट होता है, नज़र वगैरह का धुंधला आना। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अक्सर करके थकावट हो जाती है। उसके अलावा ये जो हाथ की और जो पाँव की जो पाम्स होती हैं, इनके अंदर क्या होती है, जलन फील हो रही होती है। और उसके अलावा हमसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा होता है, सर दर्द होता है, बुखार भी हो रहा होता है। तो इस डिजीज़ के ये कुछ साइन सिम्टम हैं। अब इस डिजीज़ होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है। जब ये डिजीज़ हो जाती है तो वो सक्कल शेप हेमोग्लोबिन बन जाएगा, सक्कल हेमोग्लोबिन का नाम देंगे। ये डिजीज़ क्यों होती है, इस वजह से होती है कि म्यूटेशन हो जाती है। किसमें, यहाँ लिखा है पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन। हमारे पास हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन्स जो है वो कितने चेन से मिलकर बना है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर 2 चेन जो होती हैं, उन चेन्स को हम नाम देते हैं 2 अल्फा चेन्स होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर 2 आपको कौन सी चेन मिलेंगी, बीटा चेन मिलेंगी। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स मौजूद होती हैं हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर। हेमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं और 4 चेन्स को हम पॉलीपेप्टाइड की चेन्स कहते हैं, बड़ी चेन्स हैं। 2 चेन्स शुरू वाली जो होंगी 2 अल्फा चेन्स और दूसरी 2 चेन्स कौन सी हैं, बीटा चेन्स। अल्फा चेन्स होती हैं टोटल, इसके अंदर एक चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड। एक अल्फा चेन में 141 होंगे तो 2 चेन्स के अंदर कितने होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर 2 बीटा चेन्स हैं तो बीटा चेन्स के अंदर पर बीटा चेन, एक बीटा चेन के अंदर आपको 146 अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है, तो 2 बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड कितने होंगे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इन दोनों को मिलाकर टोटल अमाइनो एसिड कितने होंगे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड होते हैं। और इस एक अल्फा चेन है तो यहाँ पर कितनी अल्फा चेन है, 2 अल्फा चेन में कितने हो जाएंगे, और बीटा चेन में 146 होते हैं, 146, तो 2 बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड हो जाएंगे। तो टोटल करके आप काउंट करके मुझे बताएंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। अब क्या होगा, ये अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स के अंदर अमाइनो एसिड जो होंगे वो किस में होंगे, सीक्वेंस में अरेंज होंगे, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब यहाँ पर इस सक्कल सेल एनीमिया डिजीज में क्या होता है कि ये जो बीटा चेन है, ये बीटा चेन के अंदर क्या आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन आता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है सिंपली, पॉइंट म्यूटेशन 3 तरह की होती है। या अमाइनो एसिड डिलीशन हो जाएगी, मतलब कोई अमाइनो एसिड वहाँ से रिमूव हो जाए, एक अमाइनो एसिड या 2 अमाइनो एसिड वहाँ से रिमूव हो जाए तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन डिलीशन का नाम देंगे। डिलीट हो गया, सिंपली कह सकते हैं रिमूव हो जाना, एक न्यूक्लियोटाइड का वहाँ से रिमूव हो जाना। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इस न्यूक्लियोटाइड का एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड का वहाँ से रिमूव हो जाना, जिसकी वजह से कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं हो पाएगा। या किसी अमाइनो न्यूक्लियोटाइड का इंसर्ट हो जाना, ऐड हो जाना, इंसर्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, तो जब ये न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड होगा तो यहाँ पर प्रोटीन भी, एक अमाइनो एसिड भी क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये भी म्यूटेशन है, मतलब चेंज आया। और यहाँ तो क्या होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन होती है। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है,
अमाइनो एसिड अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाए, अपनी जगह को चेंज कर दें। तो यहाँ पर बीटा चेन जो है, इसके अंदर बीटा ग्लोबिन चेन जो है, उसके अंदर एक चेन के अंदर क्या होता है कि अमाइनो एसिड नंबर 6 जो होता है, 146 अमाइनो एसिड है ना, तो शुरू वाले 5 अमाइनो एसिड को छोड़कर जो 6 नंबर अमाइनो एसिड है उसकी जगह क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी जगह क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या वहाँ पर एक कोई और अमाइनो एसिड आ जाता है, कोई और अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन की चेन है, और नॉर्मल हेमोग्लोबिन की कौन सी चेन है, बीटा चेन है। ये बीटा चेन के अंदर ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है, और ये अमाइनो एसिड हमारे ये अमाइनो एसिड हमारे पास 4 होगा, ये अमाइनो एसिड हमारे पास 5 है, और ये 6 है, और ये 7 अमाइनो एसिड है। ठीक है, शुरू वाले हमने 1, 4 वाले वो अमाइनो एसिड हमें लिखे नहीं है, ना हमें वो याद करने की जरूरत है। 4 नंबर पर अमाइनो एसिड कौन सा है, थ्यूरोनाइन है। 5 नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है, प्रोलीन होता है। और 6 नंबर पर अमाइनो एसिड कौन सा है, गिलोमेटिक एसिड। और 7 पर कौन सा है, गिलोटामाइन। इस सक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अमाइनो एसिड नंबर जो 6 है, गिलोमेटिक एसिड, ये नॉर्मल है, इस गिलोमेटिक एसिड की जगह पर एक कोई और अमाइनो एसिड आ जाता है। यहाँ पर ये अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, किसकी जगह पर, कौन आ जाता है यहाँ पर, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पर ये जो गिलोमेटिक एसिड अमाइनो एसिड है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और उसकी जगह पर कौन सा अमाइनो एसिड आ जाएगा, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाएगा। अब ये अमाइनो एसिड देखें, पहले ग्लोमेटिक एसिड था, अब ये इसकी जगह पर रिप्लेस होकर कौन सा अमाइनो एसिड आ गया, वेलाइन। अब ये प्रोटीन जो हो कि पूरी चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जब एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गया तो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ये काम ही नहीं करेगी। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है हेमोग्लोबिन प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब हेमोग्लोबिन ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब कि उसकी शेप क्या हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। हेमोग्लोबिन अपनी शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नॉर्मल रेड ब्लड सेल से क्या हो जाएंगे, कर्सन शेप रेड ब्लड सेल हो जाएंगे, या सक्कल शेप। तो इस डिजीज़ को हम नाम देते हैं सक्कल सेल एनीमिया का नाम देते हैं। तो इस डिजीज़ के अंदर आपने पढ़ा कि इस डिजीज़ के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर एक अमाइनो एसिड की भी सीक्वेंस रिप्लेस हो रही है, डिलीट हो रही है, या कोई एक अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो ये प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा। भले 1000-2000 अमाइनो एसिड क्यों ना हो, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, वो प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं करेगा। और ये जो चेंज आता है जीन के अंदर, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की वजह से जो चेंज आएगा, ये चेंज क्या करेगा, अमाइनो एसिड के अंदर भी चेंज लेकर आएगा। ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ना, अगर इसमें चेंज आ रहा है तो सिंपली हम क्या कहेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर या अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आएगा, जिसकी वजह से वो प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और उसको हम कहते हैं म्यूटेशन का नाम देते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब है कि जीन के अंदर या डीएनए की सीक्वेंस के अंदर, या डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, उसके अंदर क्या आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो उसको हम नाम क्या देंगे, म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया के कुछ साइन सिम्टम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इस डिजीज़ का काज भी क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन किस में आ जाती है, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर। उसके अलावा इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट इसका कोई खास नहीं है। इसके लिए साइंस सिम्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है तो आयरन मेडिसिन सप्लीमेंट्स देते हैं, ब्लड भी दे देते हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं वो उनके जीन को ख़त्म कर दिया जाता है, नॉर्मल कोई और एक्स्ट्रा बाहर से कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर नॉर्मल रेड ब्लड सेल बन जाते हैं और ये काम कैरी हो रहा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा।